सभी को नमस्कार। आज हमारी कक्षा विसर्ग संधि का जो भाग बचा हुआ था उस पर होगी। हम लोगों ने विसर्ग संधि के अंतर्गत जो सत्व संधि है उसके 2 सूत्र पढ़ लिए थे। ठीक है, सबसे पहले सूत्र था विसर्जनीय से सह, जो खर परे रहते विसर्ग का सकार करता था। उसके बाद उसका अपवाद हम लोगों ने देखा था कि जो खर के परे रहते हुए और खर के परे जो है शर परे रहते हुए, ठीक है, तब विसर्ग को जो सकार होता था वो सकार ना होकर के क्या हो जाता है, विसर्ग ही हो जाता है। सर परे विसर्जनीय में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, और सरपरे विसर्जनीय के बाद फिर तीसरा सूत्र आया था आपका वाशरी, जो विकल्प से करता था, लेकिन वो खर परे रहते हुए नहीं करता था बल्कि शर परे हुए रहते हुए करता था। ठीक है, देखो वासरी से पढ़ना है तो इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें। विभक्ति अर्थ आपके सामने है। विसर्जनीय से षष्ठी विभक्ति एक वचन है अर्थात विसर्ग के स्थान पर। शरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है अर्थात शर परे रहते हुए। और वा शब्द आया यहाँ पर जो अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है विकल्प से। और विसर्जनीय अर्थात प्रथमा विभक्ति है, विसर्ग हो जाता है। अर्थ हुआ इसका, यदि विसर्ग से उत्तर शर परे हो तो विसर्जनीय के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है। ठीक, और शर परे रहने हुए कहता है तो शर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? केवल 3 अक्षर आते हैं, स श स। ठीक, तो इन 3 अक्षर यदि परे हैं तो विकल्प से विसर्ग होगा, लेकिन खर परे है और खर के बाद फिर ये 3 अक्षर परे हैं तो सकार जो है वो हो जाएगा, सकार को विसर्जनीय हो जाएगा, विसर्जनीय को विसर्जनीय ही हो जाता है। मतलब वो इससे पहले सूत्र था शर परे विसर्जनीय, उसका ये अपवाद है। शर परे विसर्जनीय जो है वो खर परे रहते हुए करता है, और खर परे रहते हुए भी यदि शर परे है तो इस अवस्था में केवल वो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही कर देता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि डायरेक्ट विसर्ग के बाद शर परे हो तो भी विसर्ग को विसर्ग हो जाता है, लेकिन विकल्प से हो जाता है। ठीक, तो विकल्प से हो जाता है मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जैसे उदाहरण में आप देखो, उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है हरि शेते, इसको आपने देखना है। और ऊपर मैंने सूत्र संक्षेप में लिख दिया है विसर्जनीय जमा शर जमा बराबर वा विसर्ग। मतलब विसर्जनीय होना चाहिए पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर, पर शब्द का आदि अक्षर शर होना चाहिए, स श स, इनमें से बराबर इस विसर्जनीय के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति विसर्जनीय में लगी हुई थी, इसीलिए जो संधि होनी है वो विसर्ग के स्थान पर होनी है। तो कह रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विकल्प से विसर्ग हो जाता है। ठीक, विकल्प से होगा अर्थात एक बार विसर्ग की जगह पर विसर्ग होगा, और जब विसर्ग की जगह पर विसर्ग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तब जो है वही सा हो जाएगा जो खर परे हुए रहते हुए होता था, क्योंकि खर में शर भी आता है। ठीक है, खर में मतलब स श स ये अक्षर भी आते हैं, लेकिन ये अपवाद बन गया कि यदि शर है तो विकल्प से होगा। ठीक, मतलब डायरेक्ट सर आ रहा है तो विकल्प से है, अर्थात एक बार हो गया। और जब नहीं हुआ तो शर, क्योंकि खर में भी आता है तो खर वाला जो नियम था पहले वाला विसर्जनीय से सह, ठीक, कि विसर्ग की जगह पर स हो जाता है यदि खर परे हो तो चूंकि शर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण खर में भी आते हैं,
इसीलिए वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझो इस बात को। जैसे हरि शेते, ये आपको संधि करनी है। हरि में यदि आप वर्णों को अलग अलग करेंगे तो कौन कौन से अक्षर हैं? ह, अ, र, ई। ठीक, और जमा श, ए, त, ए। तो पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। कौन सा विसर्ग? जो ई के बाद आया हुआ विसर्ग है, वो आपका पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है। पर शब्द का आदि अक्षर क्या है? आदि अक्षर श है, तालव्य श। ठीक, तो संधि जो होनी है पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर और पर शब्द के आदि अक्षर के बीच में होनी है। यहाँ आपने शर्त घटानी है कि विसर्ग से उत्तर शर होना चाहिए, तो विसर्जनीय के बाद यहाँ पर शर है। तो कह रहे हैं कि यदि शर परे है तो इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाएगा? विसर्ग ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर विसर्ग है, इसके बाद शर का अक्षर श है, तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? विसर्ग ही हो जाएगा। ये लाल एरो के द्वारा, लाल तीर के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि इस विसर्ग की जगह पर विसर्ग ही हो गया। और जब विसर्ग की जगह पर विसर्ग होगा तो क्या रूप बनेगा आपका? ह, अ, र, ई। और इसके बाद जो विसर्ग था उस विसर्ग की जगह पर यहाँ दोबारा से विसर्ग ही आ गया, लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे के अक्षर वैसे ही उतर आएंगे, श, ए, त, ए, और आपका रूप बनेगा हरि ही शेते। ठीक, क्योंकि ये जो विसर्ग की जगह पर विसर्ग होता है वो विकल्प से होता है। ठीक है, विकल्प से होता है, अर्थात एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो जब एक बार हो गया तो हरि शेते बन गया, लेकिन जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? तो कह रहे हैं तब विसर्ग को स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा विसर्ग को स? क्योंकि फिर रूप आपका नियम जो लागू होगा वो पहले वाला सूत्र ही लगेगा, विसर्जनीयस्य सह। अर्थात विसर्ग की जगह पर सकार हो जाता है यदि खर परे हो तो। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग है ही, और विसर्ग के बाद स जो है वो खर में भी आता है, और खर में भी आता है, इसीलिए क्या है, इस विसर्ग की जगह पर स हो जाएगा। ये हरे रंग से आपको दिखाई दे रहा है, हरे तीर के द्वारा, इस विसर्ग की जगह पर स हुआ। अब स हुआ तो ह में अ, र में ई जुड़ा हुआ था, आगे जो विसर्ग था उस विसर्ग की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया? स हो गया। ठीक, और आगे स, ए, त, ए, ये शब्द आ गया, और सारी मात्राओं को आपने मिला दिया तो हरिस जमा शेते ये बन गया। अब यहाँ पर दूसरी संधि होती है स्तुत्व संधि, स्तोष चुनास चू। किस किस के बीच में? जो लाल रंग में अक्षर दिख रहे हैं आपको, इस स और इस श के बीच में। स्तोष चुनास चू क्या कह रहा था कि सत्कार और तवर्ग के साथ शकार और चवर्ग का योग हो, तो सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार एवं चवर्ग हो जाते हैं, स्तुत्व हो जाता है। तो सकार और शकार का योग है, और इसीलिए सकार की जगह पर क्या हो जाएगा? च्यू हो जाएगा, शकार और चवर्ग। तो तालव्य श इसकी जगह पर हो जाएगा, और तालव्य श होगा तो यहाँ पर हरिश और शेते का श दोनों मिलाकर के आप क्या लिखेंगे? हरिश शेते। इस तरह से दूसरा रूप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प का करने से एक रूप हरि ही शेते बना, और जब विकल्प में विसर्ग को विसर्ग नहीं हुआ तो तालव्य श हो गया, तो दूसरा रूप हरिश्चेते बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि ये अपवाद है। अपवाद हमेशा सीमित क्षेत्र पर लागू होता है, और जो सामान्य सूत्र होता है वो ज्यादा क्षेत्र पर लागू होता है। ठीक है, तो ये केवल शर के लिए व्यवस्था है, और शर में केवल 3 अक्षर आते हैं कि शर परे होगा तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होगा। ठीक है, लेकिन जो विसर्जनीय से सह था वो सामान्य सूत्र था, वो कहता था खर परे रहते हुए विसर्ग को स हो जाता है। ठीक, तो खर में कई सारे अक्षर आते हैं, खफ छठ चटत कप श श श। ठीक, यदि वो अक्षर परे हैं तो क्या होता है? विसर्ग को स हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सामान्य की बजाय अपवाद हमेशा बलवान होता है। ठीक है, मतलब सामान्य भी यदि सूत्र प्राप्त हो रहा हो
और अपवाद भी यदि प्राप्त हो रहा हो तो पहले हम अपवाद को करते हैं। जैसे यहाँ पर विसर्ग के बाद श है तो ये खर में भी आता है और शर में भी आता है। ठीक, तो यहाँ पर सामान्य सूत्र विसर्जनीय से सह भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि खर परे है, और वाशरी भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि शर परे है। लेकिन वाशरी जो है वो अपवाद है क्योंकि वो केवल शर परे रहते हुए कर रहा है, इसीलिए बलवान वो होगा वाशरी। तो पहले विसर्जनीय से स नहीं हो रहा बल्कि वाशरी लग रहा है, जिसने इस विसर्ग की जगह पर दोबारा से विसर्ग किया है। लेकिन वो विकल्प से कर रहा है कि एक बार होता है एक बार नहीं होता है, तो जब इसने कर दिया तो विसर्ग हो गया। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा कि जब नहीं होगा विसर्ग तो क्या होगा, तो फिर वो सामान्य सूत्र ही लगेगा फिर से। ठीक है, क्योंकि बलवान सूत्र अपना काम कर चुका और उसके बाद जो है फिर सामान्य सूत्र आ जाता है कि नहीं, विसर्ग की जगह पर यदि खर प्रत्याहार का अक्षर परे हुए है तो उस विसर्ग की जगह पर सकार हो जाता है। तो एक बार फिर सकार हो गया, सकार हो जाएगा तो उसको शकार हो जाएगा च्युत्व संधि से। तो इस तरह से हरिष्येते रूप बनेगा एक बार, और एक बार बनेगा हरिष्येते, हरि शेते। ठीक, इसी तरह से और भी रूप हो सकते हैं, हरिश्चिनोति और नहीं, हरिश्चिनोति इसमें नहीं आएगा, हरिष्येते और हरिष्येते। तो इस तरह के शर प्रत्याहार परे रहते हुए और भी रूप आपको देख सकते। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला जो वार्तिक दिखाई देता है हमें, वो दिखाई देता है खरपरे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। ये वा शरी का अपवाद है ये। ठीक, तो ये कहता है कि खरपरे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। अभी तक कह रहे थे कि सर परे होते हुए, पिछले सूत्र में क्या कहा था कि सर परे होते हुए विकल्प से विसर्ग होता है। लेकिन ये कह रहा है कि खर परे शरीर, कि सर परे हो और सर से भी परे खर परे हो, मतलब खर परक सर परे हो। जैसे सरपरे विसर्जनीय में सर परक खर की बात की थी, यहाँ उसको उल्टा कर दिया। वहां सर परक खर था, यहाँ खर परक सर है। ठीक है, मतलब पहले सर परे होना चाहिए और सर के तुरंत बाद खर होना चाहिए। और शरपरे विसर्जनीय में क्या था, वहां पर खर परे था और खर के तुरंत बाद शर परे था। ठीक है, तो यहाँ पर उससे बिल्कुल विपरीत कर दिया है, क्योंकि यहाँ शर परे रहते हुए व्यवस्था बना रहे हैं। तो शर परे हो और सर के बाद भी खर हो तो क्या होगा, कह रहे हैं कि विसर्ग का लोप हो जाएगा विकल्प से। ठीक है, जो विसर्जनीय है उसका लोप हो जाएगा और वो भी विकल्प से, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ये वार्तिक के द्वारा सिद्ध किया है। इस वार्तिक को सूत्र फॉर्म में मैंने इस तरह से दिखाया है, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग जमा शर जमा खर बराबर वा विसर्ग लोप। मतलब विसर्जनीय के बाद शर होना चाहिए, सर के बाद खर का अक्षर होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक, तो उदाहरण में आपको ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, इसको देखो। जैसे हरि ही जमा स्फुरति, यहाँ पर इन अक्षरों को अलग अलग करेंगे। ह में अ जुड़ा हुआ है, र में ई जुड़ा हुआ है, उसके बाद विसर्ग है। दूसरा शब्द पर वाला है, सकार है, फ में उ र अ त ई। अब आपको पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग लेना है क्योंकि विसर्ग है, और पर शब्द का आदि अक्षर लेना है जो कि सकार है। इन दोनों के बीच में संधि होनी है, इन दोनों के बीच में, इसीलिए आपको सूत्र घटना चाहिए, आपका सूत्र घटना चाहिए। ठीक, तो सूत्र कहता है, वार्तिक सूत्र, कि खरपरे शरी व विसर्ग लोपो वक्तव्य, कि विसर्ग के बाद यदि शर परे हो और सर से भी परे खर परे हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप विकल्प से हो जाता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद शर परे है, क्योंकि श श स ये तीन ही अक्षर सर में आते हैं।
और सर के बाद यदि खर का अक्षर है, सर के तुरंत बाद देखो यहाँ खर का अक्षर है, क्योंकि खर में ख फ छ ठ थ च ट त क प ये ये अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर प जो है वो खर में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग के बाद यदि सर है और शर के बाद खर है, ठीक, तो उस विसर्ग का लोप विकल्प से हो जाता है। तो इस विसर्ग का लोप विकल्प से हो जाएगा। मतलब सकार है, सकार के बाद फ है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात इस विसर्ग को हटा दिया जाएगा। ठीक, विसर्ग को हटा देंगे, कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूप देखो नीचे कि ह अ र ई, और ई के बाद जो विसर्ग था ये यहाँ से अब लोप हो गया, लुप्त हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आप अगला शब्द जो है स फ उ र अ ति, इसको ले लेंगे, और इस तरह से जब आप समस्त मात्राओं को मिला देंगे तो आपका रूप क्या सिद्ध होगा, हरि स्फुरति। हरि स्फुरति मतलब विसर्ग हट गया है केवल यहाँ से बीच में से, और हरि स्फुरति ये संधि बन गई है। ठीक है, चूंकि इस वार्तिक में कहा है कि विसर्ग का लोप विकल्प से होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। ठीक है, तो जब विसर्ग का लोप नहीं होता है तो विसर्ग हमें दिखाई देता है। ठीक, तो विसर्ग यदि दिखाई देगा तो यहाँ पर हम ई के बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग की जगह पर दोबारा से विसर्ग कर देंगे, क्योंकि जब विकल्प से विसर्ग होता है ये कहा जाता है, और एक बार विसर्ग का लोप हो गया, विकल्प से विसर्ग का लोप होता है ये कहा जाता है, तो एक बार विसर्ग का लोप हो गया, लेकिन विसर्ग का लोप जब नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर इससे पिछला सूत्र जो आपने पढ़ा था, क्योंकि वहां पर फिर सूत्र कौन सा लागू होगा, वहां पर दूसरा सूत्र लागू होगा कि वासरी, कि यदि शर प्रत्याहार परे है तो विकल्प से जो है उसका विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सर परे है ही, क्योंकि श श स ये तीन अक्षर हैं, तो इसीलिए विकल्प से हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर विकल्प से विसर्ग हो गया, तो ये आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है, ह र ई और विसर्ग, और स फ उ र अ ति ई हरिस्फुरति, मतलब आपको दूसरे रूप में हरिस्फुरति ये दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद इसमें तीसरा रूप भी बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि जब वा विसर्ग लोप से एक बार तो विसर्ग का लोप हो गया, जब नहीं हुआ तो वाशरी लगा, वाशरी ने कहा कि विकल्प से विसर्ग होता है, तो विकल्प से विसर्ग होता है मतलब एक बार होता है एक बार नहीं होता है, तो जब विसर्ग हो गया तब तो हरि ही स्फुरति ये दूसरा वाला रूप बन गया, लेकिन जब विसर्ग नहीं होता है पिछले वाले सूत्र से तो क्या होगा, तो फिर वही पहला सामान्य सूत्र लगेगा, विसर्जनीयस्य सह, कि अर्थात खर यदि परे है तो उस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाता है, और सकार आदेश हो जाता है तो ये आपको रूप दिखाई देगा, ह अ र ई स, और स्फुरति का स फ उ र अ ति ई, और इस तरह से इन सारी मात्राओं को जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, हरिस्फुरति, मतलब यहाँ पर इस विसर्ग को स हो गया। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर तीन रूप इसके बने हरिस्फुरति संधि के, एक में विसर्ग का लोप हो गया हरिस्फुरति, एक में विसर्ग दिखाई दिया आपको हरिस्फुरति, और एक में विसर्ग को सकार हो गया हरिस्फुरति। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये तीनों रूप सिद्ध हो गए। अब इसको आप एक तरह से और समझो, क्योंकि थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, इसमें तीन रूप लग रहे हैं। क्यों तीन रूप बने, तीन रूप इसीलिए बने यहाँ पर कि जब आपके सामने विसर्ग जमा स ये स्थिति पैदा हुई थी, विसर्ग जमा स, तो इस स्थिति में यहाँ पर देखो सबसे पहले जो सूत्र आया था वो आया था क्या, विसर्जनीय से स, क्योंकि सबसे पहले वही सूत्र है। आपका ध्यान गया कि अरे विसर्ग है और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का अक्षर है तो विसर्ग को स होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि यहाँ खर प्रत्याहार में स भी आता है, तो इसीलिए यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग को स होना चाहिए। लेकिन जैसे ही विसर्जनीय से स आता है तो उसके तुरंत बाद उसका अपवाद आ जाता है, क्या, वाशरी। वो कहता है कि नहीं, यदि विसर्ग के बाद सर का अक्षर है, क्योंकि वो सीमित अक्षर है सर के, ठीक, कि सर का अक्षर है, तो फिर विसर्ग का स नहीं होता, बल्कि क्या होगा, विसर्ग का विसर्ग ही होगा विकल्प से। तो वासरी उसका अपवाद बन गया है, ठीक। लेकिन वासरी जब आया तो उसके बाद फिर अगला अपवाद उसका तुरंत ये भी आया कि नहीं, इसने कहा कि नहीं, खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य, कि यदि शर परे है, क्योंकि पिछला सूत्र सर परे रहते हुए केवल कह रहा था, तो ये इसने कहा कि नहीं, सर परे है और सर के बाद यदि खर भी है, तो इसने और ज्यादा सीमित कर दिया क्षेत्र को, ठीक है। क्योंकि सब जगह पर सर परे रहते हुए खर नहीं बने मिलेगा, जहां पर खर नहीं मिलेगा वहां तो बा शरीर लग जाएगा, लेकिन जहां पर खर सर के बाद दिखाई देगा वहां पर फिर ये वार्तिक लगेगा कि विकल्प से विसर्ग लोप होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रमशः तीनों सूत्र प्राप्त हुए। पहले विसर्जनीय से स प्राप्त हुआ, तो उसका अपवाद बन के आया वाशरी, कि नहीं जी, यहाँ तो शर बाद में है, इसीलिए विकल्प से विसर्ग होना चाहिए। लेकिन उस वासरी का भी अपवाद बन के आया खर परे शरीवा विसर्ग लोपो वक्त, कि नहीं, यहाँ सर के बाद भी खर है, इसीलिए जो है यहाँ पर तो विसर्ग का लोप विकल्प से होना चाहिए। तो बलवान होने के कारण से सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, हमने सबसे पहले इस वार्तिक को किया कि खर परे रहते हुए और शर परे है, इसीलिए इस विसर्ग को हम विकल्प से लोप कर देंगे। और जब लोप कर देंगे तो हरिस्फुरति ये रूप बन जाएगा जिसमें विसर्ग लुप्त हो गया है, ठीक है। अब ये विकल्प से करता है, विकल्प से नहीं करता तो फिर एक ही रूप बनता है हरिस्फुरति, लेकिन इसने विकल्प दे दिया कि नहीं, विकल्प से होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता। तो जब हो गया तो हरिस्फुरति लोप हो गया विसर्ग का। लेकिन जब नहीं हुआ विसर्ग का लोप, तो फिर पिछला सूत्र लगेगा जो इससे पहले वाला अपवाद था, मतलब वासरी, क्योंकि शर प्रत्याहार परे है, ठीक। तो वो कहता है कि नहीं, विकल्प से विसर्ग होता है, तो एक बार विसर्ग होगा, एक बार विसर्ग नहीं होगा। तो जब विसर्ग नहीं होगा तब तो ये रूप हो ही गया हरिस्फुरति। और जब विसर्ग हो गया तो यहाँ पर आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है हरि ही स्फुरति, ठीक है। लेकिन अब जो विकल्प में ये कहा था यहाँ पर कि विकल्प से विसर्ग होता है शर परे रहते हुए, तो तब उस स्थिति में वो अपवाद बना था किसका, विसर्जनीय से स का। तो जब इसने विकल्प कहा कि एक बार होता है तो विसर्ग हो गया, जब एक बार नहीं होता है तो फिर वो विसर्जनीय से स आ जाएगा। वो कहेगा कि हाँ, खर परे है यहाँ पर और विसर्ग है, इसीलिए इस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सकार हो जाएगा, और इस तरह से ये रूप बन जाएगा हरिस्फुरति, ठीक है। तो ये तीन रूप यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ विसर्ग की जो सत्व संधि है, इसमें आपको चार प्रवृत्तियां दिखाई दी, चार मुख्य रूप से क्रम दिखाई दिए, और उन चार क्रमों को आप इस तरह से जान सकते हो किस रूप में दिखाई दिए हैं चार। वो सबसे पहले आपको आया विसर्जनीय से सह, ये देखो हरे रंग में दिखाई दे रहा है, विसर्जनीय जमा खर बराबर सकार। यदि केवल ये स्थिति दिखाई देती है आपको, तो सबसे पहले सूत्र लगता है विसर्जनीय से सह, अर्थात खर परे रहते हुए विसर्ग को सकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सूत्र आया कि विसर्जनीय के बाद खर हो और खर के बाद शर हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये सकार नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, विकल्प से विसर्ग हो जाता है। नहीं, सर परे विसर्जनीय, ये विसर्ग ही हो जाता है नित्य, मतलब यदि खर परे है और खर के बाद फिर शर भी है, तो क्या हो जाएगा, वो विसर्ग ही हो जाएगा। तो ये दूसरा सूत्र आपका आया, दूसरा नियम आया, ठीक। तो देखो बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर था केवल विसर्जनीय जमा खर बराबर खर खर भी होगा फिर, और यहाँ पर खर वाले अक्षर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खर के बाद शर जिनमें हो ऐसे मिलेंगे, तो जहाँ पर कम स्थिति आती है वो चीज अपवाद बनती चली जाती है, तो ये बन गया विसर्जनीय। के बाद ने कहा कि अब दूसरे नायक ने के बाद
दोनों के विसर्ग डायरेक्ट अक्षर होगी जो शायद वो भी करने आ रहा है, लेकिन अक्षर क्या है, अक्षर का मतलब है कि में से केवल 3 अक्षर चुन लिए इन्होंने, श श स शिक्षित हो गया तो ये बड़ा बन गया इनका। यदि डायरेक्ट है तो फिर ये खर वाला ना तो ये रूप लिया होगा, ना खर जमा सर ये वाला रूप लागा तो ये आएगा, तो खर बराबर सकार, मतलब एक में एक विषय हो गया। चौथा नियम ठीक विषय है और सकला भी लिखा है शर्तों स वाले तो बहुत सारे अक्षर मिल सकते हैं, लेकिन स के बाद खर के अक्षर कहीं हो ये जो है कम जगह मिलेंगी, और इनके बारे में कहीं बात की नहीं है इन्होंने। ठीक है, इस सूत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि शर के बाद ये अक्षर होना चाहिए। शर के बाद कोई भी अक्षर हो तो इनका क्षेत्र व्यापक होगा, ज्यादा होगा, लेकिन शर के बाद खर ही होना चाहिए, इनका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। इसीलिए ये जो है इससे भी बड़ा अपवाद बनता है कि यदि विसर्ग के बाद शर है और शर के बाद खर है तो फिर वहां पर विसर्ग का लोप विकल्प से होता है। तो जब लोप हो जाएगा तब तो एक रूप बनेगा, ठीक है, लेकिन जब विसर्ग का लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा, तब यहाँ पर शर है, और शर का नियम क्या है, शर का नियम पहला वाला ये है, तो इसीलिए एक रूप इसका बनेगा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि विसर्ग विकल्प से होता है, मतलब एक बार होता है एक बार नहीं होता है, तो एक बार हम विसर्ग करेंगे, ठीक है, और जिस बार नहीं करेंगे तो फिर ये शर क्या है, हमें क्लियर वो दिखाई देगा, केवल खर दिखाई देगा। खर दिखाई देगा तो ये पहला वाला रूप लागू होगा, पहला वाला नियम लागू होगा, अर्थात विसर्ग की जगह पर स करेंगे। तो इस तरह से इस वाले नियम से कि विसर्ग के बाद यदि शर है और शर के बाद यदि खर है तो इस वाले नियम से 3 रूप बनेंगे। एक तो रूप बनेगा विसर्ग का लोप होकर के, दूसरा रूप बनेगा पक्ष में विसर्ग होकर के, और तीसरा रूप बनेगा एक बार सकार होकर के। तो इस तरह से 3 रूप यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर 2 रूप बनेंगे और यहाँ पर केवल 1 रूप बनेंगे इन दोनों में, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि का पूरा आपका निष्कर्ष है। इसमें जो है 3 क्रम में आपको दिखाई देगा। पहले विसर्ग के बाद खर, खर का सकार हो जाएगा, और विसर्ग के बाद खर है और खर के बाद शर है तो वहाँ विसर्ग हो जाएगा। तो ये तो नित्य है, यहाँ पर विकल्प नहीं है इन दोनों जगह पर, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हल हाल में सकार होगा, और यहाँ पर यदि खर है और शर बाद में है तो हर हाल में विसर्ग होगा, ठीक है। लेकिन विसर्जनीय के बाद डायरेक्ट सर होगा तो विकल्प से जो है सकार होगा, और विसर्जनीय के बाद शर हो और सर के बाद खर हो तो वहां विसर्ग लोप जो है वो विकल्प से होगा, और इस तरह से यहाँ पर 3 रूप बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इतने विस्तार से इस संधि को पढ़ा, मेरे विचार से आपकी समझ में ये आ गई होंगी, और ध्यान से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से इनका फर्क आपको पता चल जाएगा। यद्यपि मैंने यहाँ निष्कर्ष में ये चारों सूत्रों का जो निचोड़ है वो आपके सामने रख दिया है, ठीक है। यदि आप ध्यान पूर्वक और एक एक चीज को अलग अलग करके देखोगे कि किस तरह से ये अपवाद बनते जा रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर अपवाद बनने के कारण से इनके रूप बदलते जा रहे हैं, और विकल्प जहाँ होता है वहां जब अपवाद का नियम लागू होता है पहले तो अपवाद का रूप दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अपवाद का नियम लागू नहीं होता है एक बार, क्योंकि विकल्प होता है वहां पर, तो उस स्थिति में यहाँ पर फिर सामान्य वाला नियम ही लागू हो जाता है। जैसे यहाँ इसकी अपेक्षा ये सामान्य था और इसकी अपेक्षा ये सामान्य है, इसीलिए जब इसका नियम लागू नहीं हुआ तो इसका नियम लागू हो गया, और इसकी अपेक्षा ये सामान्य, इसीलिए इसका नियम जब लागू नहीं हुआ विकल्प होने से तो फिर इसका नियम लागू हो गया। तभी यहाँ पर 3 रूप आपको बनते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को जब आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में ये चारों सूत्र आ जाएंगे, और ये विसर्ग संधि का सबसे प्रमुख हिस्सा है। और बाकी के जो भेद हैं वो इतने महत्वपूर्ण भले ही ना हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से और ध्यान पूर्वक सारे उदाहरणों को
समझोगे, अलग से अभ्यास करोगे, तो तभी आपकी समझ में ये आएंगी। और मेरे विचार से आज की कक्षा यहाँ पर संपन्न हो गई है। ये विसर्ग की जो सत्व संधि थी, इसको हम पूर्ण कर चुके हैं। आप सभी का